हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लियाई। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। यहाँ पे आपका सिलेबस है, एक बार प्लीज गो थ्रू इट। यहाँ पे बहुत कम टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, तो फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। तो सबसे पहले है कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। देखो, एटम्स चैप्टर में हमने ये देखा कि कैसे रदरफोर्ड और बोहर ने अपना पूरा जी जान लगा दिया न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, उन्होंने डिस्कवरी करी उसकी, उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज बताई। इस चैप्टर में हम न्यूक्लियस को और अच्छे डिटेलिंग में पढ़ेंगे, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी रेडियो एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखो, जैसे आपका घर है, आपके घर में जो भी लोग रहते हैं आप उन्हें फैमिली मेंबर्स कहते हो, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है ना उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स दो टाइप के हैं, फर्स्ट इज प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। देखो कैसे, सबसे बेसिक कंपोनेंट है हमारा न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी मैंने आपको बताया जो चीज न्यूक्लियस के अंदर होती है उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोटॉन्स, इसका सिंबल P होता है, एंड न्यूट्रॉन्स N। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और इनका मास होता है 1.007 U एंड U एटॉमिक मास यूनिट होती है। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, इसकी कन्वर्जन क्या होती है। अभी तक के लिए बस ये याद रखो कि U एटॉमिक मास यूनिट होती है। ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, मास 1.009 U। U फिर से क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तो अभी तक हमने देखा कि न्यूक्लियॉन्स में दो चीजें होती है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। इन दोनों के मास देखे। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट का एक न्यूक्लियर नोटेशन होता है, उस न्यूक्लियर नोटेशन में क्या चीज होती है देखते हैं। ये न्यूक्लियर नोटेशन है, सबसे पहले एक्स। एक्स मतलब होता है केमिकल सिंबल, जैसे कार्बन के लिए C यूज होगा, ऑक्सीजन के लिए O यूज होगा। कोई भी एटम है उसका क्या होगा? एक केमिकल सिंबल होगा। यहाँ पे जो चीज लिखी होगी Z, Z होगा हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि भाई उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स नहीं, सिर्फ प्रोटॉन्स है ना। दो चीजें थी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सिर्फ प्रोटॉन्स Z होते हैं और वो यहाँ पे मेंशन होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है A। A का मतलब क्या है? मास नंबर। मास नंबर मतलब टोटल न्यूक्लियॉन्स, पूरे के पूरे न्यूक्लियॉन्स A होते हैं, वो मेंशन करते हैं, उसी को ही हम मास नंबर कहते हैं। एंड Z होता है हमारा एटॉमिक नंबर, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। इस पूरे के पूरे नोटेशन में कहीं पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं मेंशन। ठीक है, न्यूट्रॉन्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरे न्यूक्लियॉन्स में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करके हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे? N क्या हुआ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, A माइनस Z। A हमारा पूरे के पूरे न्यूक्लियॉन्स थे, उसमें से अगर हम प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारी न्यूक्लियर नोटेशन कैसा है? सबसे पहले केमिकल सिंबल है, उसके नीचे क्या लिखा होता है? Z, विच इज एटॉमिक नंबर, विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। उसके ऊपर क्या लिखा होता है? A होता है मास नंबर। मास नंबर मीन्स द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकाल सकते हैं? A को Z में से माइनस करके। आई होप ये क्लियर होगा। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, देखो। सबसे पहले कार्बन, ये कैसे लिखा हुआ है? C मतलब C, कार्बन, उसका सिंबल लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? 6। 6 का मतलब क्या हो गया? ये Z हो गया, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ऊपर कितना लिखा है? 12। 12 का मतलब क्या हो गया? A का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या फिर इसको हम और क्या चीज कहते हैं? मास नंबर। और Z को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहां से अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो क्या करेंगे? A माइनस Z, 12 माइनस 6 विच इज 6। इस केस में Z एंड N सेम आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इक्वल आ रहे हैं, बट जनरली जरूरी नहीं है कि हर केस में हर एटम के लिए सेम हो, अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसे मत समझना कि जितने प्रोटॉन्स है उतने न्यूट्रॉन्स होंगे।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूरेनियम। यूरेनियम 92 एंड 238 लिखा है, तो फटाफट बताओ 92 का क्या होगा, Z, विच विल बी एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड 238 विल बी ए क्या होगा, मास नंबर। और अगर हमें इसमें से n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, A में से Z को माइनस कर देंगे, 238 में से 92 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है भी 146, इसको माइनस करेंगे तो 238 माइनस 92 इज इक्वल टू 146, ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली हीलियम के लिए करते हैं, हीलियम का सिंबल He, यहाँ क्या है 2 एंड 4, 2 क्या हो गया Z एंड 4 कितना हो गया A, n निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो A माइनस Z, 4 माइनस 2 इज 2, तो 2 आ गया, ठीक है। अब देखो इस केस में, यूरेनियम के केस में तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा थे ना, हीलियम में इक्वल है, कार्बन में इक्वल है, बट जरूरी नहीं है कि हर केस में इक्वल होंगे। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, A में से Z को माइनस करके। आई होप ये क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करी थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बेरिलियम एटम्स पे हीलियम पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया, तो उसके रिजल्ट में उसका जो प्रोडक्ट आया वो कार्बन एटम्स आए और उसके अलावा क्या आया, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो आपसे ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बेरिलियम एटम्स पे क्या बॉम्बार्ड किया या फिर अल्फा पार्टिकल्स को कौन से एटम पे बॉम्बार्ड किया सो दैट जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन्स मिले, ठीक है। बस इतना ही पूछेगा इसके अंदर, और कुछ नहीं। एंड ये न्यूट्रॉन्स ही एक्सप्लेन करते हैं कि आइसोटोप्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स ने उनकी एक्सप्लेनेशन दी कि आइसोटोप्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही है इस टॉपिक में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अप वी हैव एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 1/12 द मास ऑफ कार्बन। इसको याद करना है, ये डेफिनेशन है, ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपसे, दैट एटॉमिक मास यूनिट, इसको यू से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का जितना भी मास होता है उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारी क्या होती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। एंड उसके बाद ये किलोग्राम में इसकी कन्वर्जन है एंड ये ईवी में कन्वर्जन है, एनर्जी यूनिट्स में, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं। उसके बाद ये मैंने टेबल लगाया, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लर्न करना है, ठीक है ना। वैसे तो इतना ज्यादा यूज नहीं होता इन सब का, क्योंकि अगर होगा भी तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बट थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ये कन्वर्जन्स। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो अब आता है हमारे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन। ये कन्वर्जन हम मल्टीपल टाइम्स हर न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट यूज करेंगे, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। क्या है ये कन्वर्जन, एनर्जी यूनिट्स का कन्वर्जन है, ठीक है। 1U इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। हम जब मास डिफेक्ट निकालेंगे उसके बाद जब हम एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो उसमें हम इस कन्वर्जन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो प्लीज इसको नोट कर लो बहुत अच्छे से एंड स्टार मार्क कर लो कि आपको लर्न करना है ये, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। तो अभी हमने न्यूक्लियर की नोटेशन पढ़ी है कि न्यूक्लियर, एक किसी भी न्यूक्लियस को डिनोट, उसका कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो हमारे पास 3 डिफरेंट डेफिनेशंस है, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। तो क्या होते हैं ये, सबसे पहले ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, यस। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर कार्बन ले रहे हैं तो कार्बन ही होना चाहिए, हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन ही होना चाहिए, ठीक। सेम Z, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम Z एंड डिफरेंट मास नंबर। मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर अलग होता है, ठीक है। सो सेम Z विद डिफरेंट मास नंबर, मतलब A उनका डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, इनके 3 आइसोटोप्स हैं। आप फॉर एग्जाम पर्पस आप कोई भी एक लर्न कर लेना, ठीक है। अगर 2 मार्कर आ गया तो डेफिनेशन पूछेगा आपसे और आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, तो किसी का भी एक लर्न कर लेना, ठीक है। हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम
ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। देखो तीनों एलिमेंट सेम है, H H H, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ Z 1 1 1 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। ये A1 1 है, A2 2 है एंड A3 क्या है 3। सेम एटॉमिक नंबर, सेम Z बट डिफरेंट मास नंबर। सिमिलरली कार्बन का देखते हैं, कार्बन कार्बन 6 6 6, ठीक है, 3 आइसोटोप्स हैं इसके भी, Z सेम है एंड A12 A13 A14, यहाँ पे भी मास नंबर अलग है, तो ये क्या हो गए 3 आइसोटोप्स हो गए। क्लोरीन का भी सिमिलर है 17 17 एंड ऊपर क्या है 35 एंड 37। लर्न करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको आएगा तो आप पहचान ही लोगे क्योंकि इतनी बार करेंगे अभी हम न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, ठीक है, सेम Z बट डिफरेंट A। नेक्स्ट इज आइसोबार्स। आइसोबार्स में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा आइसोटोप से। आइसोबार्स में क्या होगा, एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब जिनका A सेम होगा बट उनका Z अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स। H, अब यहाँ पे एलिमेंट को अलग होना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, एलिमेंट को अलग होना पड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे हीलियम है, ये दोनों क्या है आइसोबार्स हैं। यहाँ पे देखो 3 3 A सेम है मतलब मास नंबर सेम है, बट यहाँ क्या है 1 एंड यहाँ पे 2 है, डिफरेंट Z, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स अलग होंगे तो Z तो अलग हो गई क्योंकि Z ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो ये फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट इज कार्बन एंड नाइट्रोजन। यहाँ पे देखो 14 एंड 14 दोनों के मास नंबर सेम है, बट यहाँ पे 6 एंड 7 दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, नेक्स्ट इज दिस एग्जाम्पल, isobars are the elements which have same mass number and different atomic number. Let's move on to the next one. Next है हमारे पास isotones. Isotones atoms with the same number of neutrons but different Z and A. अब इसमें ना तो Z सेम होता है ना A सेम होता है, क्या सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो दोज एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे बट Z एंड A अलग होंगे, वो क्या होते हैं हमारे आइसोटोन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेमोरी ट्रिक पिछले वाले में भी थी, क्या है आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन्स, टोन में N है ना, तो मतलब न्यूट्रॉन सेम है, इसको याद कर सकते हैं। प्रीवियस वाले में भी आइसोबार BAR, A क्या है यहाँ पे, A स्टैंड करेगा मास नंबर के लिए, सेम मास नंबर है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे, देख लेना एक बार एग्जांपल्स, कार्बन नाइट्रोजन। नेक्स्ट चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा है। यहाँ पे टेबल में तीनों के तीनों लिखे हुए हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। रिवाइज करते हैं। आइसोटोप्स में Z सेम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं एंड A एंड N मतलब मास नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। आइसोबार्स, आइसोबार्स में A सेम होता है मतलब मास नंबर सेम होता है। एलिमेंट्स विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको हम आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में N मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं एंड ZNA मतलब एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर अलग होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, ये तो हम कर ही चुके हैं, डन। तो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, इनकी डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, तो अच्छे से लर्न करना है। इनके एग्जांपल्स भी याद रखना क्योंकि एग्जांपल्स भी पूछ लेता है 2 मार्कर में अगर क्वेश्चन आ गया तो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब हमने न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन को स्टडी कर लिया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज होती है। अब न्यूक्लियस का साइज क्या होता है ये कैसे पता लगाएंगे, तो इसकी डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। तो क्या फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू R0 A टू द पावर 1/3। R यहाँ पे है न्यूक्लियर रेडियस, जो हमें फाइंड आउट करना होता है कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना है। R0 कांस्टेंट है, ये फिक्स रहता है हर एलिमेंट के लिए, विच इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 एंड 10 टू द पावर -15 को क्या कहते हैं हम, फर्मी कहते हैं, ठीक है। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर्स। ए है हमारा मास नंबर। तो अगर आपको जैसे कोई भी सिंबल दिया है x, वो कैसे लिखा होगा, ZA। यहाँ पे A को यूज करेंगे, A की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, R0 की वैल्यू ये पुट करेंगे एंड R आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अभी न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं।
उससे पहले है न्यूक्लियर वॉल्यूम। न्यूक्लियर वॉल्यूम मतलब न्यूक्लियस का साइज तो हमने निकाल लिया, अब न्यूक्लियस की वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला है वॉल्यूम। हम कंसिडर करते हैं कि न्यूक्लियस एक स्फेयर टाइप ही है, तो स्फेयर की वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू क्या था, आर नॉट ए टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे देखो आर क्यूब है ना, तो इसका क्यूब करते हैं, तो आर नॉट का क्यूब हो जाएगा एंड ए की पावर 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3/3, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आर नॉट क्यूब एंड ए, तो उसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब ये याद रखना की ऑब्जर्वेशन की जो वॉल्यूम होती है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि वॉल्यूम का प्रोपोर्शनैलिटी ए की कितनी पावर पे होता है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए टू द पावर 1। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब है हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी, तो अभी हमने साइज पढ़ा और वॉल्यूम पढ़ा, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी होती है रो, इसका सिंबल रो होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अभी जो पिछला वाला टॉपिक था न्यूक्लियर वॉल्यूम, वहां से वॉल्यूम उठाएंगे एंड यहाँ पे पुट कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये वॉल्यूम आ गई। ठीक है, एम, एम क्या है, स्मॉल एम है एवरेज मास। ठीक है, एवरेज मास और कैपिटल ए है मास नंबर, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल मास बन जाएगा न्यूक्लियस का। डन, तो एम, और अब क्या करेंगे, ये 3 को रेड से कर देती हूँ मैं इनको, ये देखो ये 3 ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब। ये फॉर्मूला है, इसको देख लो एक बार, यहाँ पे m लिखा है एवरेज मास कितना होता है न्यूक्लियन का, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे यह है दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी ए पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, उसके मास नंबर पे ही डिपेंड नहीं कर रही, तो फिर वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर से, तो वो सारे के सारे न्यूक्लियाई के लिए क्या होती है, सेम होती है। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। देखो इस फॉर्मूले में कहीं पे भी मास नंबर नहीं आ रहा, स्मॉल एम है और आर नॉट है, आर नॉट की वैल्यू फिक्स है, स्मॉल एम क्या है, हमारा एवरेज मास है, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे फिक्स है, तो फिर सारे के सारे न्यूक्लियाई के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, फिक्स होती है, चाहे उसका कितना भी मास नंबर हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सबके लिए फिक्स होगी। This extremely high density means nuclear matter is incredibly compressed compared to ordinary matter. देखो ये न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसका मतलब कि बहुत छोटे से पैकेट में बहुत सारा सामान रखा हुआ है और उसको बहुत हाईली क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है, इसीलिए न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर डेंसिटीज ऑफ द ऑर्डिनरी मैटर। जैसे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 10 टू द पावर 3। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो अब न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। यहाँ पे हमें एक एलिमेंट दिया है एल्यूमिनियम, उसका रेडियस कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे उसका ए जेड सब कुछ मेंशन है, तो बस रेडियस का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी एलिमेंट की नोटेशन कैसे होती है, यहाँ पे उसका जेड होता है एंड यहाँ पे ए, तो इससे कंपेयर करेंगे तो ए कितना है 27 एंड आर नॉट हमें पता है कितना होता है 1.2 फर्मी। तो रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। आर फर्मी को कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा रेडियस आएगा ये भी फर्मी में ही आएगा। ठीक है, आर नॉट की वैल्यू पुट करते हैं 1.2 27 टू द पावर 1/3। 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है, तो 1.2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3.6 फर्मी। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आते हैं इस पे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट भी हमारा न्यूमेरिकल है, यहाँ पे मैंने 1-2 न्यूमेरिकल्स रखे हैं सो दैट आपको आइडिया लगे कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, कैलकुलेट या फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ पीओ एंड एल। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 2 एलिमेंट्स दिए हैं पोलोनियम एंड एल्यूमिनियम, इसमें हमें ना दोनों के रेडियाई का रेशियो कैलकुलेट करना है, मतलब R1 एंड R2। तो फिर से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू R नॉट
a टू द पावर 1/3। रेशियो निकालना है तो पहले ही आप उसको रेशियो की फॉर्म में लिख लो, इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो R0 A1 फर्स्ट के लिए फर्स्ट एंड सेकंड के लिए R0 तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, वो R0 ही रहेगा, A2 टू द पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ से R0 से R0 कैंसिल हो गया तो R1 अपॉन R2 किसके इक्वल हो गया, A1 अपॉन A2 टू द पावर 1/3। अब A1 क्या है यहाँ पे देखो, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, तो हमारा A1 क्या है 216 अपॉन 27 टू द पावर 1/3। आप इसको काटोगे तो 27 8 जा 216 होता है, तो ये कितना आ गया 8 टू द पावर 1/3। अब 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो 8 का क्यूब रूट 2 हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा 2R1/R2, यहाँ 2/1 होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, ये 2 है, बहुत इजी सा था ये भी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वी हैव मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये मास डिफेक्ट क्या होता है, देखो डिफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना, तो मास डिफेक्ट मतलब मास की कमी हो जाना। अब ये मास की कमी मतलब मानो कि ये न्यूक्लियस है हमारा, उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट है ना, उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये अगर हमारे प्रोटॉन्स है एंड ये न्यूट्रॉन्स है, दिस इज प्रोटॉन एंड दिस इज न्यूट्रॉन, तो इनका कुछ मास होगा, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। और इस पूरे के पूरे न्यूक्लियस का भी कुछ मास होगा, कैपिटल M, है ना। एक तो पूरा मास हो गया और एक उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनका मास हो गया। तो बस मास डिफेक्ट यही होता है क्या, मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स। मतलब अगर हम इसको सेपरेट कर दें तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा न्यूक्लियस जिसका मास M है, प्लस इसके अंदर अगर हम ये डाल दें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, है ना, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, तो और इनका मास कैलकुलेट करें मतलब प्लस करके। ठीक है, तो क्या ये मास जो पूरे के पूरे न्यूक्लियॉन्स का मास है और इन दोनों को प्लस करके जितना मास आएगा उसको क्या वो सेम होगा, नहीं, तो उसी के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। अब अगर यहाँ पे Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो इसको Z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सारे प्रोटॉन्स का मास निकल जाए, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए इसको N से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सारे न्यूट्रॉन्स का मास निकल जाए, तभी तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये पूरे के पूरे न्यूक्लियस का मास बनेगा। ठीक है, तो मास डिफेक्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डेल्टा M से डिनोट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे ZMP, पहले हम इसके कंपोनेंट्स का मास लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस जो पूरे के पूरे न्यूक्लियस का मास था। ठीक है, कैसे करेंगे, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, MP मतलब एक मास का प्रोटॉन, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उन सबका मास बन गया, प्लस अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हमें पता नहीं होता है उसके नोटेशन से, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी हमारा सिंबल है x, यहाँ दिस इज x, z है यहाँ पे a है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं a माइनस z, तो वही यहाँ पे लिखा है a माइनस z मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एक न्यूट्रॉन का मास Mn। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करेंगे, पूरे के पूरे न्यूक्लियस का मास M ऑफ न्यूक्लियस जो भी है ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारा मास डिफेक्ट आ जाएगा। और ये मास डिफेक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनका जब सम करते हैं वो हमेशा ग्रेटर आता है मास ऑफ न्यूक्लियस से, इसलिए मास डिफेक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये मास डिफेक्ट की कहानी थी, ये इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी करेंगे आगे। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, देखो या तो एक न्यूक्लियस में से उसके सारे न्यूक्लियॉन्स को निकाल दो, या फिर एक न्यूक्लियस में से, खाली न्यूक्लियस में से न्यूक्लियॉन्स को डाल दो। तो जितनी एनर्जी एक न्यूक्लियस में से
सारे उसके न्यूक्लियॉन्स को निकालने में लगती है, उसी को ही हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या फिर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को डालने के लिए, उसी को ही हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट ऑल न्यूक्लियॉन्स ऑफ अ न्यूक्लियस, या तो सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से सेपरेट करना हो, या फिर और द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, या तो जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स आते हैं वो एनर्जी जब रिलीज होती है उसको कहते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट, जो भी हमने करा था मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी अगर हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखनी है तो उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा एम को, तब यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं लिखते हैं हम। डन, तो ये है बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं, इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। सबसे पहले, व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियॉन्स कंबाइन होते हैं ताकि न्यूक्लियस बन जाए, तो इस केस में क्या चीजें होती हैं, मास डिक्रीजेस बाय डेल्टा एम, मास डिफेक्ट आता है। ठीक है, मास डिक्रीज होता है डेल्टा एम से। दिस मिसिंग मास कन्वर्ट्स टू बाइंडिंग एनर्जी। अब ये मास कहीं जाना भी तो चाहिए, तो आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस से क्या होता है, जो ये डिफेक्ट होता है, डिफेक्टेड मास जो कि मिसिंग मास है, ये सारा का सारा मास बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एनर्जी इज रिलीज्ड, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जिस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल, अब सिस्टम क्या होता है, और ज्यादा स्टेबल हो जाता है जब न्यूक्लियॉन्स कंबाइन करते हैं और एक न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, तो ये 4 इंटरप्रिटेशंस है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट चलते हैं आगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व, ये आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व मतलब जब हम बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं, जैसे बाइंडिंग एनर्जी बीई, उसको मास नंबर होता है ए, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलता है पेपर में, बस इसकी ऑब्जर्वेशंस जो होती है ना, इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो ग्राफ का बस आइडिया होना चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट क्या है, लाइट न्यूक्लियाई किस तरफ है, हैवी न्यूक्लियाई किस तरफ है, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले ये देखना है कि मैक्सिमम, ये जो ग्राफ है यहाँ पे है, ठीक है, आयरन Fe, और इसका ए कितना है 56, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, ये जो होता है ना आयरन, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होता है, अराउंड 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होता है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्टेबल न्यूक्लियस मतलब होता है कि वो रेडियो एक्टिविटी में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो खुश है, जैसा भी है वो खुश है। ठीक है, ना उसको फ्यूजन करना है ना उसको फिजन करना है। तो आयरन क्या है, सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है हमारा। इसके ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हैं, मैक्सिमम एट 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी 8.5 नहीं 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, सेकंड क्या है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है, नाइदर फिजन नॉर फ्यूजन, ना तो ये फिजन में पार्टिसिपेट करता है ना ही ये फ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइट न्यूक्लियाई रीजन। देखो जिनका मास नंबर कम होता है, यहाँ पे इस रीजन को हम बोलते हैं लाइट न्यूक्लियाई। ठीक है, एंड इस रीजन को हम बोलते हैं हेवी न्यूक्लियाई, मतलब इनका मास नंबर क्या है, ज्यादा है। अब जिनका मास नंबर कम है वो क्या करते हैं, वो फ्यूजन करते हैं, वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करते हैं। हेवी न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, ये क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये फ्यूजन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट आयरन मोस्ट स्टेबल है, ना तो वो फ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है ना ही वो फिजन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, सी लाइट न्यूक्लियाई ए लेस देन 30, यहाँ पे जो ए होगा, जिनका मास नंबर 30 से कम है वो क्या है, लाइट न्यूक्लियाई है। एंड हेवी न्यूक्लियाई जिनका ए 170 से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे जो मास नंबर है वो क्या है, 170 से ज्यादा है। ठीक है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी कम होती है, लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन।
फ्यूजन एनर्जी रिलीज करते हैं, ये फ्यूजन में पार्टिसिपेट करते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। हेवी न्यूक्लियाई, इनकी बाइंडिंग एनर्जी धीरे 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 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज करती रहती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन पे मैक्सिमम आई, अब क्या हो रही है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। डन। नेक्स्ट फिजन, ये फिजन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसी को ही हम फिजन कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा चीज आपस में मिलती हैं उसको फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है, इसको अच्छे से मतलब याद रखना है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फोर्सेस, तो बेटा आपने ना पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ी होगी। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर दो एलिमेंट्स, दो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, राइट। इनको बाइंड करके रखती है जो फोर्स न्यूक्लियस के अंदर, वो होती है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर के अंदर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो पूरी अर्थ को बाइंड करके रखती है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हमारी न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, फर्स्ट इज यस 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, 10 to the power 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये फोर्स, बट ये फोर्स शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस तक इसका इम्पैक्ट रहता है। कितने डिस्टेंस तक, नियरली 2 to 3 फर्मी, इतना छोटा। फर्मी क्या होता है, 10 to the power -15 मीटर्स, है ना। तो इस फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम रहता है, 2 या 3 फर्मी तक ही रहता है, उसके बाद ये फोर्स जीरो हो जाती है, ड्रॉप करना शुरू कर देती है। ठीक है, ड्रॉप्स टू जीरो बियॉन्ड दिस डिस्टेंस। नेक्स्ट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन पे लगाओ, ठीक है, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, या फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन पे, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है ये फोर्स। नियरली ये तीनों के लिए क्या होती है, इक्वल। ठीक है, डज नॉट सेम स्ट्रेंथ फॉर ऑल न्यूक्लियन पेयर्स, तीनों के तीनों न्यूक्लियन पेयर्स के लिए इसकी स्ट्रेंथ सेम होती है। डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है बट न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है ना, तो अलग होनी चाहिए थी, बट नहीं, सारे न्यूक्लियॉन्स के जो पेयर होते हैं उनके लिए ये फोर्स सेम ही होती है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई एक स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है तो वो बहुत सारे रेज एमिट करता है। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स एमिट करता है डिफरेंट टाइप्स के, तो उसको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं कि अगर वो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है तो वो अल्फा डीके है, वो बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है तो वो बीटा डीके है, गामा डीके होता है। ठीक है, 3 टाइप्स के डीके हम पढ़ेंगे। सो रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। स्पॉन्टेनियस होता है, वी कैन नॉट कंट्रोल इट। ठीक है, हम बहुत कम रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी जो यूरेनियम की होती है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये स्पॉन्टेनियस होता है, पता भी नहीं होता कि कब स्टार्ट होगा एंड कब रुकेगा। ऑलराइट, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई विद एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशंस एमिट होती हैं 3 टाइप की, अल्फा, बीटा एंड गामा। रेडिएशंस मतलब पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। ठीक, इसको डिस्कवर किया था हेनरी बेक्यूरेल ने 1896 में, लेटर स्टडीड बाय मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। ठीक, तो अभी रेडियो एक्टिविटी के टाइप्स पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ डेफिनेशन आपको पढ़नी है। लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहला डीके है हमारा अल्फा डीके। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई एक स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना चाहता है ना, तो जब सबसे पहले अनस्टेबल न्यूक्लियाई एक स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो कुछ पार्टिकल्स को एमिट करेगा। तो हमारा सबसे पहला डीके है अल्फा डीके। जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई हीलियम पार्टिकल्स मतलब अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है तो उस डीके को हम कहते हैं अल्फा डीके। ठीक है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, वो क्या करेगा, सबसे पहले पार्टिकल्स को एमिट, हीलियम पार्टिकल को एमिट करेगा एंड स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये रिएक्शन है, यहाँ पे क्या है एक्स, एक्स हमारा एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। ठीक है, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, वाई में। वाई एक स्टेबल न्यूक्लियाई है और ये क्या एमिट करेगा, हीलियम पार्टिकल्स को एमिट करेगा। हीलियम पार्टिकल्स को ही तो हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं ना, है ना, और उसके साथ रिलीज करेगा ये कुछ एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ से आई, ये वही एनर्जी है जो मास डिफेक्ट वाली एनर्जी होती है।
एक्स का मास वाई और हीलियम के दोनों के मासेस से ग्रेटर होगा, तो जो मास डिफेक्ट आएगा इनके बीच में, वही मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एनर्जी कह लो या उसकी क्यू वैल्यू कह लो, दोनों सेम ही चीज है। तो एक्स जो है ना, एक्स है हमारा यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियाई, एक्स इज पेरेंट न्यूक्लियाई, एक्स कन्वर्ट होगा वाई में, वाई है डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब यहाँ पे इनके मास नंबर्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर कैसे चेंज होंगे। देखो एक्स, एक्स का एटॉमिक नंबर है Z और उसका मास नंबर है A। जब वो हीलियम पार्टिकल्स को एमिट करेगा, हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो इसका Z क्या होगा 2 एंड A कितना होगा 4। तो जब Z में से, अब इस Z में से 2 तो यहाँ पे निकल गए, तो Z-2 Y का जो एटॉमिक नंबर होगा ना डॉटर न्यूक्लियाई का, वो कितना हो जाएगा Z-2 एंड A 4, हीलियम पार्टिकल का जो मास नंबर है दैट इज 4। नाउ A में से 4 को माइनस करो, 4 तो यहाँ चले गए, तो A-4 क्या होगा, Y जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा उसका मास नंबर। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाता है एंड उसका मास नंबर 4 से डिक्रीज हो जाता है। यही होता है हमारा अल्फा डीके। अब ये एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, Q वैल्यू इज इक्वल टू मास डिफेक्ट निकालना है सबसे पहले, एक्स का मास इन दोनों के सम के मासेस के सम से ग्रेटर होगा, तो इसका कैसे लिख सकते हैं, मास डिफेक्ट mx माइनस सब्सट्रैक्शन करते हैं हम किसका, my प्लस m ऑफ हीलियम। ठीक है, और ये मास डिफेक्ट है, आइंस्टाइन की जो एनर्जी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डेल्टा एम एन सी स्क्वायर। तो मास डिफेक्ट को अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो क्यू लिखा है यही क्या है, ये यहाँ पे की एनर्जी रिलीज है अल्फा डी के एक्सपेरिमेंट में। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, यूरेनियम, यूरेनियम 92 उसका Z है एटॉमिक नंबर एंड 238 उसका मास नंबर है। ये एमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल को, हीलियम को, और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 92 इसका Z था, उसमें से 2 को एमिट कर दिया तो 92 माइनस 2 90, इसका जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका Z हो गया। ठीक है, उसके बाद 238 में से 4 हीलियम के निकल गए, उसके बाद 238 में से 4 को माइनस करेंगे तो 234 इसका क्या हो गया, मास नंबर हो गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल है यहाँ पे, सी पोलोनियम, पोलोनियम का Z कितना है 84 एंड A कितना है 208। तो जब इसने हीलियम पार्टिकल को एमिट किया उसके बाद ये लेड में कन्वर्ट हो गया एंड इसका Z कितना आया 84 माइनस 2 82 और 208 में से 4 माइनस करेंगे तो 204। आप बस ये 2 रिएक्शंस लर्न कर लेना, अगर अल्फा डी के आपसे पूछता है पेपर में तो उसकी डेफिनेशन कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स और हीलियम पार्टिकल्स एंड सम एनर्जी, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज अल्फा डीके। एंड 2 एग्जांपल्स हैं उसके, और एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये फॉर्मूला है तो इसको भी लिख लेना। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डीके। सो द नेक्स्ट डीके इज बीटा डीके। अभी हमने अल्फा डीके देखा, अब देखते हैं बीटा डीके। अल्फा डीके क्या था, जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा था बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स। तो अब ये बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा डीके 2 टाइप्स का होता है, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। ठीक, तो सबसे पहले बीटा माइनस को देखते हैं कि वो क्या होता है बीटा माइनस डीके। देखो बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। ठीक है, अल्फा डीके में क्या था, एक अल्फा पार्टिकल हीलियम एमिट हो रहा था। बीटा माइनस डीके में क्या होता है, याद रखो कि बीटा की पावर माइनस है तो माइनस, इलेक्ट्रॉन की पावर भी माइनस होती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। ठीक है, तो बीटा डीके में एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। ये एक्स हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, इसका मास नंबर है A एंड एटॉमिक नंबर है Z। बीटा डीके में कभी भी पेरेंट न्यूक्लियाई जो होता है और जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है, तो डॉटर न्यूक्लियाई का मास नंबर चेंज नहीं होता। अब देखो यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियाई जो है X, उसका मास नंबर कितना है, X का मास नंबर है A। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा Y, उसका मास नंबर भी A ही रहेगा। कभी भी बीटा माइनस डीके में मास नंबर चेंज नहीं होता है। Z इसका अगर एटॉमिक नंबर है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा Z+1। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1
द मास नंबर डज नॉट चेंज। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द मास नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता है, बट द एटॉमिक नंबर जो कि होता है Z इंक्रीजेस बाय 1। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये था, मास नंबर चेंज नहीं होता है, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। अब ये चीज क्या है, ये चीज को बोलते हैं हम एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन का भाई ही है ये, न्यूट्रिनो। ठीक है, तो म्यू ई बार जो है उसको क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। ये एक न्यू पार्टिकल है जो बीटा माइनस डीके में एमिट होता है। डन। सो इन बीटा माइनस डीके इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है और एक न्यू पार्टिकल विच इज नोन एज एंटी न्यूट्रिनो वो एमिट होता है। बीटा माइनस डीके में ए चेंज नहीं होता है, मास नंबर डज नॉट चेंजेस, ओनली द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। देन इसके एग्जांपल देखो, कार्बन, जब कार्बन बीटा माइनस डीके करता है तो ये A14 है और नाइट्रोजन का A भी कितना है 14, तो ये सेम है। ठीक, बट यहाँ पे Z कितना है 6 एंड ये कितना है 7, तो ये +1 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है और एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है। एक ही रिएक्शन लर्न कर लेना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस यही देखना है आपको इसके अंदर। ठीक है, तो दिस इज बीटा माइनस डीके। लेट्स मूव ऑन टू द बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके, अभी हमने बीटा माइनस डीके देखा था, अब देखो बीटा प्लस डीके। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये तो हम हमेशा से पढ़ते हैं। ये क्या होता है, e टू द पावर प्लस, e की पावर प्लस क्या होता है, प्रोटॉन नहीं होता है, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। बहुत सारे न्यू देखने को मिलेंगे आपको एलिमेंट्स, पॉजिट्रॉन। ठीक है, अभी हमने देखा म्यू बार क्या था, एंटी न्यूट्रिनो। अब यहाँ पे क्या एमिट होता है, न्यू सिर्फ, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये चार चीजें अच्छे से लर्न कर लेना। बीटा प्लस डीके में क्या होता है, एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, वहां पे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा था, यहाँ पे पॉजिट्रॉन एमिट होगा और वहां पे एक न्यू पार्टिकल विच वाज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो वो एमिट हो रहा था। बीटा प्लस डीके में न्यूट्रिनो एमिट होता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, मास नंबर अभी भी चेंज नहीं होगा, मास नंबर ए का ए ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बट जो एटॉमिक नंबर था वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये क्या है हमारा पॉजिट्रॉन, ये एमिट हो रहा है, एंड ये क्या है हमारा न्यूट्रिनो। आई होप ये क्लियर होगा। तो बीटा प्लस डीके में द मास नंबर डज नॉट चेंजेस बट द एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 and positron is emitted and a new particle called neutrino is emitted. बीटा माइनस डीके में क्या था, याद करो, बीटा माइनस डीके में एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। द मास नंबर डज नॉट चेंजेस, वो दोनों केस में चेंज नहीं हो रहा, बट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, उसमें 1 से इंक्रीज हो रहा था, इसमें 1 से डिक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रिनो एमिट होगा, वहां पे एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो रहा था। बहुत मतलब माइनर सा चेंज होता है दोनों में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार इसको लर्न करोगे तो याद हो जाएगा कि कौन से डीके में कौन सा पार्टिकल एमिट होता है। ठीक है, चलो अब हमारा लास्ट डीके बचा है गामा डीके, वो देख लेते हैं। गामा डीके, गामा डीके में क्या होता है, देखो जब अल्फा डीके और बीटा डीके में पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, तो यूजुअली क्या होता है कि ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है ना, ये एक्साइटेड स्टेट में ही रह जाता है। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट में रह जाता है तो वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब भी पार्टिकल या कोई भी एटम होता है वो एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट पे, तो वो कुछ रेडिएशन एमिट करता है और एक फोटोन एमिट करता है ना, तो उसी को ही हम कहते हैं गामा डीके। गामा डीके में हमारा जो पेरेंट, इसको ये सेम ही होता है, ऐसा इसमें कुछ पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई नहीं होता। एक एटम है जो कि एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे एक्स जो है
वो क्या है, X जिसका एटॉमिक नंबर है Z एंड मास नंबर है A, ये एक्साइटेड स्टेट में, स्टार का मतलब कि वो हाई स्टेट्स में है। तो वो जब ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो A भी सेम रहेगा एंड Z भी सेम रहेगा, ठीक है। पर क्या एमिट होगा, गामा, मतलब एक फोटोन एमिट होगा एंड इसी डीके को हम कहते हैं गामा डीके। अब मैंने आपको बताया क्यों होता है गामा डीके। देखो न्यूक्लियाई में तो गामा फोटोन्स होते ही नहीं है, तो फिर वो कैसे एमिट होते हैं। तो अल्फा और बीटा डीके में जब न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो जब वो न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट वाला ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो फोटोन्स को एमिट करता है, जिसकी वजह से गामा डीके होता है, ठीक है। एंड ये फोटोन्स का कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता, और ये सी स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करते हैं, ठीक। तो अभी हमने 3 डीकेस देख लिए, एक्चुअली 4 डीके हो गए। बीटा में 2 टाइप के डीके हो गए, ठीक है, अल्फा डीके, बीटा प्लस, बीटा माइनस एंड गामा डीके। आई होप ये आपको क्लियर होंगे, इनको अच्छे से रिवाइज करना रिएक्शंस को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि आपने डीकेस पढ़ ली हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है कि हमारे पास एक टारगेट न्यूक्लियाई होता है, उस पे हम बोम्बार्ड करते हैं बोम्बार्डिंग पार्टिकल को, और एक न्यूक्लियाई मिलता है हमको और कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिलते हैं एंड बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जो कि यहाँ पे लिख रखा है सी। एक्स हमारा मान लो कि टारगेट न्यूक्लियाई है, यहाँ पे टारगेट न्यूक्लियाई होता है एक्स, इसको बोम्बार्ड करते हैं वाई पार्टिकल से, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होता है, जेड जो कि एक दूसरा न्यूक्लियाई होता है, एंड कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल होगा, या फिर गामा फोटोन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये डब्ल्यू प्रोड्यूस होता है, और बहुत सारी एनर्जी क्यू वैल्यू प्रोड्यूस होती है। इन्हीं को ही हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। अब 2 न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, फिजन एंड फ्यूजन, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपको बस यही याद रखना है। एंड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन सबसे पहले मास एनर्जी कंजर्वेशन की, जो मास होगा रिएक्टेंट्स का वो सेम मास होगा प्रोडक्ट्स का, ठीक है। मास कहाँ जाएगा, या तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सारे रिएक्टेंट्स को मिला के मास और एनर्जी, और सारे प्रोडक्ट्स की मास एनर्जी सेम होती है, यही होता है मास एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो रिएक्शंस देखते हैं अब हम कि क्या रिएक्शंस होते हैं। उससे पहले क्यू वैल्यू एनर्जी, ये तो हमें पता ही है, आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्विवेलेंस से निकालेंगे, दैट एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। मास, अब जो रिएक्टेंट्स होंगे ना उनका मास ज्यादा होगा क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा होगा प्रोडक्ट से। तो इसीलिए पहले हम, ताकि हमारी एनर्जी जो क्यू वैल्यू है वो पॉजिटिव आए, इसलिए सबसे पहले रिएक्टेंट्स का मास लिखते हैं यहाँ पे। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू सी स्क्वायर, तो वहां से हमारी क्या निकल जाएगी, क्यू वैल्यू। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 आ रहा है, जैसे देखो अगर हमारा फ्यूजन होता है एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो थ्रेशोल्ड रिएक्शन होता है, ना तो एनर्जी रिलीज होती है ना एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, ठीक है। तो ये क्यू वैल्यूज ऐसे निकालते हैं। इस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी आगे की क्लासेस में, तो ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे। चलो, तो सबसे पहला जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो होता है न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है बिखर जाना, डिसइंटीग्रेट हो जाना, ठीक है। अब हमारे पास एक बहुत हैवी न्यूक्लियाई है, हैवी न्यूक्लियाई मतलब जिसका मास नंबर बहुत ज्यादा है। अगर हम उस पे क्या करते हैं, न्यूट्रिनोज को हम बॉम्बार्ड कर देते हैं, तो वो न्यूक्लियाई एक्साइट हो जाता है, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो जब वो न्यूक्लियाई न्यूट्रिनो को कैप्चर करेगा तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट, स्प्लिट हो जाएगा छोटे 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 न्यूक्लियाई में, ठीक है। एंड ये रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि अगर हमने एक न्यूट्रिनो दिया है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में 3 न्यूट्रिनो हमको मिलते हैं। न्यूट्रिनोज मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, खुद को ही प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत सारी क्या निकलती है, एनर्जी। सो
न्यूक्लियर फिजन, इसकी डेफिनेशन है, इज द स्प्लिटिंग ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ कंपेरेबल मास विद रिलीज ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रॉन्स। क्या होता है न्यूक्लियर फिजन? जब एक बहुत ही एक्साइटेड हेवी न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाते, स्प्लिट करता है, तो वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है एंड बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है और कुछ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज करता है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो इसका सबसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, यूरेनियम। सी, यूरेनियम है, इसका एटॉमिक मास है 235 एंड इसका जेड कितना है 92। जब इस पे हमने न्यूट्रिनो को बम्बार्ड किया और यूरेनियम ने कैप्चर कर लिया न्यूट्रिनो को, तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, ये स्टार रिप्रेजेंट्स द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जाके ये क्या करेगा? डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा दो पार्टिकल्स में, और क्या एमिट करेगा? न्यूट्रिनो। तीन, एक न्यूट्रिनो बम्बार्ड किया था तो तीन न्यूट्रिनोज एमिट हो रहे हैं। ठीक है, एंड ये न्यूट्रिनोज का काम क्या होता है? ये आगे और ज्यादा रिएक्शन करते हैं और न्यूक्लियर फिजन करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। ऑलराइट, यहाँ पे देखो एनर्जी रिलीज कितनी है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिजन। इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होता है एक फिजन में। अभी तो पता नहीं कितने मल्टीपल फिजन होते हैं जो ये न्यूट्रिनोज करवाते हैं। डन। तो दिस इज न्यूक्लियर फिजन, स्प्लिटिंग ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ कंपेरेबल मास विद द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रॉन्स। अब इसमें की फीचर्स क्या होते हैं? इनिशिएटेड बाय न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम एक बहुत हैवी न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करते हैं। डन। उसके बाद प्रोड्यूसेस 2-3 न्यूट्रॉन्स। जब वो स्प्लिट करता है हैवी न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिजन परफॉर्म करता है, तो वो 2-3 और न्यूट्रॉन्स को एमिट करता है, प्रोड्यूस करता है। फ्रेगमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। ये फ्रेगमेंट्स भी रेडियो एक्टिव होते हैं। जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं ना, उनपे फिर से क्या हो सकती है? दे अंडरगो बीटा डीके। ये भी बीटा डीके को आगे क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल फिजन मोड्स पॉसिबल, डिफरेंट फ्रेगमेंट पेयर्स। वही है कि एक से एक रिएक्शन होती है, फिर उससे दूसरी रिएक्शन होती है, फिर उससे तीसरी रिएक्शन होती है। तो ये न्यूट्रिनोज जो एमिट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, इनका काम यही होता है। तो आई होप न्यूक्लियर फिजन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू, उससे पहले अदर फिजन रिएक्शंस। जरूरी नहीं है कि जो यूरेनियम है वो उन्हीं दो कंपोनेंट्स में टूटे। ठीक है भाई, इसकी खुद की मर्जी है, ये किसी भी और न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो सकता है। तो यूरेनियम पे ये यहाँ पे भी न्यूट्रिनो दे रहे हैं, हम बॉम्बार्ड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो इसके जो फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं। ठीक, और सब में ही कॉमन चीज क्या है कि न्यूट्रिनोज, और ज्यादा न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के फिजन रिएक्शंस हैं जो यूरेनियम करता है जब हम इस पे न्यूट्रिनोज को बॉम्बार्ड करते हैं। ठीक है, अब है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का तो नाम से ही समझ आ रहा है, चेन बन जाती है रिएक्शंस की। मतलब एक रिएक्शन हुआ, एक फिजन हुआ, उसके बाद दूसरा फिजन, उसके बाद तीसरा फिजन। तो ऐसे चेन्स बन गई कि बहुत सारे न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड वो बहुत सारी रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं आगे जाके। तो द नंबर ऑफ फिजन्स टेकिंग प्लेस एट ईच सक्सेसिव स्टेज। एक स्टेज, एक रिएक्शन हुआ, उसके बाद कुछ न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस हुए। वो न्यूट्रिनोज किसी और एक्स से जाके बॉम्बार्ड करेंगे तो वो कुछ और न्यूट्रिनोज बनाएंगे और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये न्यूट्रिनोज और आगे जाके किसी वाई से बॉम्बार्ड करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और न्यूट्रिनोज बनाएंगे। तो ऐसे चलते 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 एक पूरी चेन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। इंक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट, बहुत बहुत जल्दी। इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 1। तो दस अ चेन रिएक्शन इज सेटअप। अब ये चेन रिएक्शंस भी दो टाइप की होती है, दिखते हैं। टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन। तो अभी हमने देखा कि चेन रिएक्शंस क्या होते हैं। अब इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। देखो वैसे तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है डीकेइंग, रेडियो एक्टिविटी, बट स्टिल हम बहुत सारी चीजें करके इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अनकंट्रोल्ड क्या होती है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। अनकंट्रोल जो चेन रिएक्शन होती है, जैसे एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब को हम कह सकते हैं कि वो एक
अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है। मतलब न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं, होते जाते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं, और न्यूट्रॉन्स को एमिट करते हैं और एनर्जी को एमिट करते रहते हैं, रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, ईच फिजन प्रोड्यूसेस 2 और 3 न्यूट्रॉन्स। जैसे ही एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई डीके करता है, वो और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है, वो और एनर्जी को रिलीज करता है। ये चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज ईच न्यूट्रॉन कॉजेज अनदर फिजन। ये अभी मैंने आपको बताया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब लीनियर ग्रोथ भी नहीं है, एक फिर 3 फिर 9 ऐसे एक्सपोनेंशियली जो होते हैं न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। एक्सप्लोजिव एनर्जी रिलीज मतलब एक्सप्लोजन का चांसेस होते हैं, एक्सप्लोजन चांसेस का एक्सप्लोजन होता ही है, ठीक है। तो ये है हमारा अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल जो कि बहुत सारे करा के लैब में हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन एक ही फिजन को कंट्रोल करता है, एक ही फिजन को करता है। ओनली वन न्यूट्रॉन फ्रॉम ईच फिजन कॉजेज नेक्स्ट फिजन। मतलब एक न्यूट्रॉन है वो एक फिजन करेगा, फिर उसके बाद जो न्यूट्रॉन होगा फिर वो अगला फिजन करेगा। तो ये हमारे हाथ में ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर k इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, इसमें ग्रेटर देन 1 होता है। स्टेडी एनर्जी रिलीज, जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है, कोई एक्सप्लोजन नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के चेन रिएक्शंस थे। वैसे इस पे से नहीं पूछते हैं इतना ज्यादा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है उसके अंदर वो किसमें परफॉर्म कर सकते हैं, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में, है ना। उस रिएक्टर में हम खुद से वो रिएक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं, चेन रिएक्शन को खुद से ही हम उसे मेंटेन एंड कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, कि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको और वो इलेक्ट्रिसिटी या पावर को जनरेट कर रहा है। डन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इट इज अ डिवाइस इन विच अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज इनिशिएटेड, मेंटेन एंड कंट्रोल। ये कंट्रोलेबल है, अनलाइक द अदर अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस हमारे हाथ में होती है, कितने न्यूट्रॉन्स कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करना है, वी कैन गिव द इंस्ट्रक्शंस। उसके कंपोनेंट्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट नहीं है, बट स्टिल ये फ्यूल रॉड्स, मॉडरेटर्स, क्या चीज मॉडरेटर की उसमें यूज होती है, हैवी वाटर को हम यूज करते हैं ग्रेफाइट। मॉडरेटर मतलब जो बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे तो वो बहुत तेजी से मूव कर रहे होंगे, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत तेजी से मूव कर रहे होंगे, तो उनको स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर्स यूज करते हैं हम। तो हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट ये 2 मॉडरेटर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट, शील्डिंग, ये 5 चीजें कंपोनेंट्स होती हैं, आप ध्यान में रखना है इसको, थोड़ा इतना नहीं पूछता है फिर भी। इसमें वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, यही वर्किंग प्रिंसिपल है कि जो यूरेनियम है वो फिजन अंडरगो करता है, न्यूट्रॉन्स को रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। फिर जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हम मॉडरेटर्स से उनको स्लो कर देते हैं। अब जो ये स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे कॉज मोर फिजन्स, ये आगे और फिजन्स क्रिएट करते हैं और न्यूट्रॉन्स को क्रिएट करते हैं। हीट जो पहले ही रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस हुई वो हीट किस में कन्वर्ट होती है लास्ट में जाके, इलेक्ट्रिसिटी में। तो यही था न्यूक्लियर रिएक्टर का काम, कि हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है, इसको भी देख लेना। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अभी हमने न्यूक्लियर फ्यूजन देखा, उसके बाद हमने चेन रिएक्शन देखी। ये थर्ड टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है, इसमें 2 लाइट न्यूक्लियाई, मतलब एक लाइट न्यूक्लियाई का मतलब होता है जिसका मास नंबर बहुत कम है, ठीक है। सो 2 लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, वो आपस में फ्यूज करते हैं और एक न्यूक्लियाई या पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इसी को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो, कंबाइनिंग 2 लाइट न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस, 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करेंगे और एक हैवी न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करेंगे विद रिलीज ऑफ एनर्जी, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये मेनली 3 टाइप के होते हैं फ्यूजन रिएक्शन, ये आपको लर्न करना है, नोट कर लेना बहुत अच्छे से। सबसे पहले होता है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम क्या होता है, मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़ाए थे,
3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो उन्हीं की रिएक्शंस होती है आपस में। फर्स्ट इज ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, सेकंड इज ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, थर्ड इज प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। सन में होती है ये वाली रिएक्शन। इसमें देखो ये ड्यूटेरियम है। क्या होता है ड्यूटेरियम? जिसका एटॉमिक मास 2 होता है और जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो 2 है यहाँ पे, ये दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं, और एक न्यूट्रॉन एमिट हो रहा है। और उसके बाद एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नेक्स्ट रिएक्शन ड्यूटेरियम ट्राइटियम, एक ड्यूटेरियम है यहाँ पे और एक ट्राइटियम है, ये दोनों फ्यूज कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? एक हीलियम पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, और उसके बाद एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या है? एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, फ्यूज कर रहे हैं आपस में, तो क्या बना रहे हैं? ये क्या है? ये बताओ इसको क्या कहते हैं? एक ये पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है, न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है, और 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम। डन। तो ये है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें 2 कंडीशन सबसे ज्यादा है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए सबसे 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस कौन सी होती है? तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, यही चीज आपको याद रखो बस, कि हाई, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए इस चीज के लिए, और हाई प्रेशर डेंसिटी, हाई प्रेशर डेंसिटी होनी चाहिए और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होना चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन को परफॉर्म करने के लिए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। बेटा मास डिफेक्ट क्या होता है ये मैंने आपको अपनी थ्योरी की क्लासेस में बताया है। मास डिफेक्ट जैसे एक न्यूक्लियस है ना, एक न्यूक्लियस है हमारे पास, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं, ठीक है, और इसका खुद का एक्चुअल मास भी होगा कुछ न्यूक्लियस का। वेरी गुड, तो लाते हैं एक्चुअल में, एक्चुअल मास भी होगा इसका, ठीक है, m। तो क्या इन दोनों का मासेस प्लस करके और ये एक्चुअल मास, क्या ये दोनों सेम आएंगे? नहीं, ये दोनों सेम नहीं आते हैं। जो इनका सम करते हैं ना हम, तो जो इसका सम होता है वो इस एक्चुअल मास से ग्रेटर होता है। तो इन्हीं इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। मास डिफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट पार्ट में मास डिफेक्ट, ये it is the difference between the sum of the constituent particles of the nucleus, means the constituent nucleons, and the actual mass of the nucleus। ठीक है, इसको हम डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। दिस इज आवर मास डिफेक्ट। अगर कंसिडरिंग कि अगर उसके पास एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन है, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ z प्रोटॉन्स हो गए, एंड न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? a माइनस जेड mn माइनस m। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा एप्ट रहेगा, इसमें हमने सारा कुछ कंसिडर कर लिया। दिस इज आवर डेल्टा m। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी डेल्टा m मतलब मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट हो, वही क्या होती है? हमारी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का काम क्या होता है? ये एनर्जी वो एनर्जी होती है जब एक पूरे के पूरे न्यूक्लियस में से हमें उसके सारे न्यूक्लियॉन्स को निकालना है। एक न्यूक्लियस है, उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, हमें क्या करना है? हमें उसमें से सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स को निकालना है। तो जितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी वो क्या होगी? हमारी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m और c स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब फिजन प्रोसेस। फिजन प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। फिजन क्या होता है? जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होकर स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिजन प्रोसेस। अब इन्होंने डेफिनेशन तो पूछी है, पर एक और चीज पूछी है, डिस्क्राइब फिजन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब आपको याद होगा, जो मैंने ग्राफ पढ़ाया था आपको, क्या ग्राफ था वो? ऐसा कुछ जाता है ना,
और फिर ऐसे डिक्रीज होता है। तो ये आयरन के लिए होता है मैक्सिमम। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती है। तो जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं, हेवी न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होती है। ठीक है, ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए। जितना ज्यादा मास उतनी कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। तो हैवी न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होती है। तो जब वो बहुत अनस्टेबल होता है, तो जब वो डिसइंटीग्रेट होता है तो जो रिजल्टिंग न्यूक्लियाई होता है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टेबल होती है। ठीक है, एकदम परफेक्ट वैल्यू की होती है और ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। इसीलिए ही फिजन प्रोसेस होता है, इसीलिए ही हैवी न्यूक्लियाई स्मॉल न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट होते हैं, ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टेबल हो जाए, वो एक रेंज में आ जाए जिस रेंज में वो स्टेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा न्यूमेरिकल। अ न्यूट्रॉन कंटेन्स अ प्रोटॉन। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ एक सेकंड, वरना हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। अ ड्यूट्रॉन कंटेन्स अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। ये तो अपने को पता ही है कि एक ड्यूट्रॉन ऐसा होता है। ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ना, जिसके अंदर Z1 होता है बट मास नंबर 2 होता है। तो ये क्या, इसमें क्या होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, हैज अ मास ऑफ, इसका एक्चुअल मास दे रखा है हमें, मतलब जो कैपिटल M है ना उसका मास दे रखा है 2.0135553 U। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट फॉर इट, हमें मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है, एंड इट्स एनर्जी इक्विवेलेंस, और एनर्जी इक्विवेलेंस मतलब बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और हमें MP मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, 1 U की वैल्यू दी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मास डिफेक्ट क्या होगा, इसमें एक ही प्रोटॉन है तो यहाँ 1 ही आएगा, और एक ही न्यूट्रॉन है तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस एक्चुअल मास M, ये मास डिफेक्ट हो गया, तो इसमें पुट कर दूं MP इज 1.0072277 प्लस Mn ये रहा 1.008665, माइनस करो इसमें से कैपिटल M, कैपिटल M यहाँ ये रहा 2.013553। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स कितना आएगा, 0.002389 U। ठीक है, उसके बाद ये हमारा मास डिफेक्ट आ गया। अब जब हमें बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या करेंगे, डेल्टा M इंटू C², और डेल्टा M कितना आ गया 0.002389, पर ये U में आएगा। हमें किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी यूनिट से 930 इधर कन्वर्जन दिया है 931.5, तो ये 2.225 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या होगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन था, आपको एक एक पार्ट को बहुत ध्यान से उसका आंसर लिखना था, एंड न्यूमेरिकल भी था साथ में, तो प्लीज नोट कर लो इसको एंड साथ साथ सॉल्व करना। चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियाइड्स हैविंग। वाह, ऐसे क्वेश्चंस कितने अच्छे लगते हैं ना, भगवान करे तुम्हारे एग्जाम में इतने इजी इजी क्वेश्चंस आए कि तुम 70 आउट ऑफ 70 लेके आओ। आइसोटोन्स, हमने 3 चीजें पढ़ी थी, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, है ना। आइसोबार क्या होते थे, एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार क्या होते थे, याद करो, बार ट्रिक बताई थी आपको, BAR, है ना। तो A सेम है तो मतलब एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, आइसोटोन्स क्या ट्रिक बताई थी, TONES, है ना, ये N आ रहा है मतलब सेम क्या होने चाहिए, सेम न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। ऑप्शन देखो, सेम मास नंबर नहीं, सेम मास नंबर किसके अंदर होता है, किसके अंदर होता है, आइसोबार में। सेम एटॉमिक नंबर नहीं, सेम एटॉमिक नंबर आइसोटोप में होता है। तो डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर नहीं,
आइसोटोन्स में n आ गया तो मतलब वहां पे सेम न्यूट्रॉन नंबर होगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजन है। असर्शन रीजंस मेरे फेवरेट होते हैं, बहुत आसान होते हैं, इसमें लगता है कि टफ है बट होते नहीं है ये। देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के टाइम पे द मास डिफेक्ट, जो मास डिफेक्ट होता है प्रोड्यूस्ड इज द सोर्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। यस, मास डिफेक्ट ही तो सोर्स होता है बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ही यही होता है, बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट ही तो सोर्स होता है बाइंडिंग एनर्जी का, तो हमारा असर्शन तो सही है। ओके, रीजन देखते हैं। फॉर ऑल न्यूक्लियाई द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस विद द मास नंबर। नो, दिस इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग, दोबारा पढ़ो। बोलता है हर न्यूक्लियाई के लिए द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है ना, इंक्रीजेस विद मास नंबर। बेटा जो आपको मैंने कर्व पढ़ाया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, फिर से बना देते हैं। देखो, ये पहले इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम पहुंची आयरन के लिए, फिर डिक्रीज होना चालू है। तो यहाँ तो मास नंबर है हमारा, यहाँ तो मास नंबर बढ़ रहा है ना। ये यहाँ वाला पोर्शन क्या था, लाइट न्यूक्लियाई, और यहाँ का पोर्शन क्या था, हैवी न्यूक्लियाई। हैवी का तो मतलब ही यही है कि मास नंबर ज्यादा है, बट इसमें क्या बोला है कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ रही है। कैसे बढ़ सकती है, फॉर्मूला यही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब पर मास नंबर। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू तो कम होगी ना, डिक्रीज होगी। तो हमारा रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। और क्योंकि हैवी न्यूक्लियाइज की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, इसीलिए तो वो फिजन करते हैं, इसीलिए वो इतने अनस्टेबल होते हैं, तभी तो वो जाके स्टेबल बनते हैं, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होती है। ठीक है, तो रीजन गलत है, इसका आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी जो होता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन है। Why is the mass of nucleus always less than the sum of the masses of its constituents? तो अभी मैं आपको तब से पढ़ा रही हूँ कि मास डिफेक्ट होता है, कोई चीज होती है मास डिफेक्ट, है ना, कि सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस एंड द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस, इनके डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। पर ये मास डिफेक्ट आता क्यों है, क्यों होता है ये मास डिफेक्ट? देखो, जब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन एंड दिस इज न्यूट्रॉन, जब ये मिलते हैं आपस में, है ना, ताकि वो न्यूक्लियस बन जाए, तो बहुत सारी क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। जब ये फ्यूज होते हैं और एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। यही एनर्जी मास डिफेक्ट के फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, मतलब इसी से ही, एनर्जी से ही मास डिफेक्ट आता है, कि जो एक्चुअल न्यूक्लियस बनता है उसका मास कम होता है इन दोनों के मासेस के सम से, है ना। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये किसी फॉर्म में तो जाएगी, तो ये मास डिफेक्ट के फॉर्म में आ जाती है। डन। नेक्स्ट पार्ट, हाउ इज द कूलम्ब रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस ओवरकम? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन? देखो, ये न्यूक्लियस है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन 1 एंड प्रोटॉन 2। आपने कभी दिमाग लगाया कि ये दोनों प्रोटॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज है और इतने छोटे से 10 टू द पावर -15 मीटर के न्यूक्लियस के अंदर है ये, तो ये अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं? मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो वो रिपेल करते हैं और वो सेंट्रीपिटल फोर्स में उस पे लगती है और वो घूमता है सर्कल में। बट प्रोटॉन प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्यों नहीं मिलते हैं आपस में, ये क्यों नहीं मिलके पूरा न्यूक्लियस बंद कर देते हैं? बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस, नेचर की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। ठीक है, इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए जब न्यूक्लियस एक प्रोटॉन को होल्ड करके रखता है तो दूसरा प्रोटॉन उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगा सकता। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत कम हो जाती है, इसलिए प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में नहीं मिलते हैं, बिकॉज ऑफ
न्यूक्लियर फोर्स, और इसमें न्यूक्लियर फोर्स के प्रॉपर्टीज भी लिख देना चुपचाप। 3 प्रॉपर्टीज, शॉर्ट रेंज फोर्सेस, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर, एंड थर्ड इज चार्ज इंडिपेंडेंट, की चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, आंसर खत्म। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, इनसाइड अ न्यूक्लियस द न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर दिस रिस्पेक्टिवली। वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है दैट न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती वो, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की है या वो फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन की है या फिर वो फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की है, तीनों के तीनों फोर्सेस इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। डन, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजन है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर मास नंबर इन द रेंज दिस टू दिस 30 to 170। यस, इट इज कांस्टेंट। ग्राफ देखना जाके, ठीक है, बहुत बार पढ़ा दिया मैंने ग्राफ। अब रीजन, न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स फॉर मास नंबर आर नॉट शॉर्ट रेंज। ये तो क्या सरासर झूठ है, न्यूक्लियर फोर्सेस और नॉट शॉर्ट रेंज ऐसा नहीं हो सकता। जहां पे भी न्यूक्लियर फोर्सेस आएगा वहां पे शॉर्ट रेंज आएगा ही आएगा। सो इसका आंसर क्या होगा, दैट ए इज ट्रू। देख लेना इसका रीजन ए क्यों ट्रू है, एंड आर बहुत बार करा चुकी हूँ, पिछली वीडियोस में देख लेना जाके। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी। चलें अगले क्वेश्चन पे। The mass number of two nuclei A and B are 27 and 64. The ratio of radii will be. All right, बेटा आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है रेडियस का, R is equal to R नॉट A to the power 1/3। R नॉट क्या होता है 1.2 फर्मी, A क्या होता है मास नंबर। ठीक है, तो रेशियो पूछा है हमें, दो मासेस दिए हैं R1 RA एंड RB पूछा है। RA क्या होगा और RB रेशो में की फॉर्म में लिख लो। आर नॉट इसका कितना है, ए का 27, आर नॉट और इसका कितना है 64। ठीक है, पावर यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे भी 1/3, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल। 27 किसका क्यूब रूट होता है 3 का, एंड 64 किसका होता है 4 का, तो रेशियो कितना आ गया 3/4। ऑप्शन नंबर डी। डन, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें हमें क्यू वैल्यू फाइंड करनी है। हमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया है और क्यू वैल्यू फाइंड करनी है। क्यू वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले मास डिफेक्ट निकालते हैं और उसको फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके तो वो क्यू वैल्यू आ जाती है। या तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो या 931.5 से वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो अगर क्यू वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, अगर लेस देन 0 आती है तो वो एंडोथर्मिक होता है। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मास ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं, रिएक्टेंट्स निकाल लेते हैं पहले। मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में दो कार्बन, तो ये इनके दोनों के मास को प्लस करते हैं, सेम ही होगा। 12 + 12 ही दिया है यहाँ पे, 12.0 है तो सेम ही है 24U। ठीक, उसके बाद मास ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सबसे पहले इसका मास, ठीक है, फिर हीलियम का मास इज इक्वल टू इसका मास 19.99249 प्लस 4.002603, तो ये आएगा 23.995042। कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, नहीं तो वैसे तो आप कैलकुलेटर से मत ही करना, साइड में एक रफ कॉलम बनाओ उससे करो कैलकुलेट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें मास डिफेक्ट निकालना था। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.00495
58 U। Q वैल्यू निकालने के लिए Q वैल्यू क्या करते हैं, डेल्टा M को C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर डेल्टा M की वैल्यू पुट कर दो पहले 0.004958, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 931.5 से, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। ठीक है, 4.616 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, कोई ये नहीं बोलेगा कि देख के कर रहे हो, मैंने पूरा कैलकुलेशन करी है। ठीक है, PYQ है ये। ओके, सो ये हमारी Q वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, बहुत इजी होते हैं इसके, बट कैलकुलेटिव है ना। आपको लगेगा 3-4 मिनट आपको लगेंगे एग्जाम में भी, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको सॉल्व करने में, तो कोई बात नहीं, आराम से करना है इसको सॉल्व। बिल्कुल सही आंसर निकालोगे ना तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें बस प्लस माइनस में ही हो सकती है मिस्टेक, और कहीं नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये वाला भी बिल्कुल पिछले वाले की तरह न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन पहले ही कर दिया कि इसमें क्या बोले, व्हेन अ न्यूट्रॉन कोलाइड्स विद यूरेनियम द न्यूक्लियाइड गिव्स xenon and strontium as fission products and 2 neutrons are ejected। तो सबसे पहले इसमें आपको रिएक्शन लिखनी है कि न्यूट्रॉन और यूरेनियम फ्यूज हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट्स हो रहे हैं और 2 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा है कि मास डिफेक्ट और एनर्जी रिलीज निकालना है। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, पहले रिएक्टेंट्स का मास निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट्स का मास निकालते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, मास डिफेक्ट। तो वही किया है, देखो मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकाला, फिर मास ऑफ प्रोडक्ट निकाला, दोनों को माइनस किया, तो ये मास डिफेक्ट आ गया। और बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, उसको C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, मतलब उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यूनिट में कन्वर्ट करना है ना, तो उससे मल्टीप्लाई करके हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो ये आएगी, अराउंड 184.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Okay, so next one, briefly explain how energy is produced in stars by giving 2 examples of nuclear reactions involved। Okay, बेटा देखो ध्यान से सुनना, जब स्टार के अंदर ये बोल रहा है कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो मैंने आपको अपने थ्योरी लेक्चर्स में ये पढ़ाया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जब 2 चीज मिल रही हैं, उनके लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन होती है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जो कि दोनों चीज ही अवेलेबल होती है कहाँ पे, स्टार के एकदम कोर में। ठीक है, जो स्टार होता है उसके कोर में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, तो इसलिए क्या होते हैं, वहां पे जो एलिमेंट्स है वो फ्यूज करते हैं। ठीक है, एटम्स फ्यूज करते हैं न्यूक्लियाई, एंड वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गए तो वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। तो बस यही, इसी वजह से स्टार्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सबसे मेन है, एनर्जी इन स्टार्स इज प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करके एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं, उसी को ही हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी 2 रिएक्शंस क्या है यहाँ पे, देखो ये मैंने अपने थ्योरी में भी पढ़ाई है आपको। हाइड्रोजन कन्वर्ट करके क्या बना रहे हैं, ड्यूटेरियम, दिस इज नोन एज पॉजिट्रॉन, और ये क्या होता है, न्यूट्रिनो, और एनर्जी रिलीज हो रही है Q1। ठीक, उसके बाद सेकेंड रिएक्शन क्या होगी, ड्यूट्रिनो और एक हाइड्रोजन एटम फ्यूज करके हीलियम बना रहे हैं, एंड गामा मतलब फोटोन रिलीज कर रहे हैं, एंड एनर्जी रिलीज कर रहे हैं Q2। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शंस हैं, ये लर्न करनी है आपको। तो न्यूक्लियाई चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें थ्योरी भी थी, न्यूमेरिकल्स भी थे, असर्शन, रीजन, MCQ सब टाइप के क्वेश्चन थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सो बाय।